हेलो दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम एक पहले क्वेश्चन से। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है। ये है हमारी पानी की टंकी और इस पानी की टंकी में हम बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। खाने पीने का पूरा अच्छे से प्रबंध है बैक्टीरियाज के लिए और ये बैक्टीरिया हर 20 मिनट में मान लीजिए जो हमारा नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया जो हम लैब में ग्रो करते हैं वो 20 मिनट लेता है एक डिवीजन के लिए। अब इस मान लीजिए ये पानी की टंकी भी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो इस टंकी को आधा भरने में 1 साल लग गया बैक्टीरिया से। तो क्वेश्चन है कि ये टंकी पूरी कब भरेगी? आप आंसर दीजिए। आंसर है केवल और केवल 20 मिनट में। इस क्वेश्चन का आंसर कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि 20 मिनट में ही ये पानी की टंकी भर जाएगी जबकि इसको आधा भरने में 1 साल लग गया, ऐसा क्यों हुआ, यही जानना है हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर एक बैक्टीरिया किस तरीके से डिवाइड करता है, किस तरीके से ग्रो करता है। जो टर्मिनोलॉजीज आप बचपन से अभी तक सुनते आ रहे हैं कि माइटोसिस से डिवाइड करता है एक सेल, मियोसिस से डिवाइड करता है, तो आखिर क्यों दो तरीके के डिवीजन मौजूद हैं इस दुनिया में और क्यों नहीं एक से ही काम हम चला लेते, 3 से काम क्यों नहीं चला पा रहे हैं? तो आखिर ये 2 कौन से तरीके हैं जिनसे कि हमने 2 ही तरीके क्यों अडेप्ट किए, वो हमें जानना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। Are you aware that all organism, even the largest, start their life from a single cell? कि आप मैं कोई भी प्राणी जीव जंतु इस धरती पर जो मौजूद है वो अपनी जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से करता है। हम जाइगोट होते हैं सभी के सभी और जाइगोट के बाद हम आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जाइगोट से फिर धीरे धीरे हम एम्ब्रियो के बाद हम चाइल्ड से फिर आदमी अडल्ट, इस तरीके से सभी की जिंदगी चलती है। यू मे वंडर, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म, कि आखिर किस तरीके से केवल और केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, बिल्कुल सही बात है कि बढ़ना है उसको और बढ़ने के बाद रिप्रोड्यूस करना है सेल को। रिप्रोडक्शन मतलब डिवाइड करना है। जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो डिवाइड करना ही रिप्रोडक्शन है। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये ट्रेट हैं। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2, कोई भी सेल जो रिप्रोड्यूस करती है वो 2 में बंट जाएगी तो उसका रिप्रोडक्शन हो गया। विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल, और एक सेल से हमें क्या प्राप्त होगा? 2 डॉटर सेल्स की प्राप्ति होगी। तो ये अगर एक सेल था तो सेल जब हमने डिवाइड किया तो इससे मिल जाएंगे हमें 2 सेल। जनरली इसका नाम होता है बाइनरी फिजन, जो हम बोल देते हैं अगर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ हो रहा है। और इसके अलावा मल्टीपल फिजन भी होता है जिसमें कि इसके अंदर ही सेल बनते चले जाते हैं और ये बड़ी सेल एक बार में फट करके काफ़ी सारे सेल्स को बाहर छोड़ देती है। तो ये बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। विद ईच पेरेंटल सेल 2 सेल मिल गई हमें डिवाइड करने के बाद। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो अप, ये अपने आप से ग्रो करेंगी एंड गिविंग rise to a new cell population that formed by the growth and the division of the single parental cell and its progeny. सेल बढ़ेगी डिवाइड करेगी और इस तरीके से एक वक्त के बाद आपके पास एक पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells, कि इस तरीके से एक सेल उन मिलियंस ऑफ सेल्स में तब्दील हो जाती है। आपको जानकर के थोड़ा आश्चर्य होगा कि आपके शरीर में मान लीजिए कि अगर आप 1000 या 1 लाख मान लीजिए, फॉर दैट मैटर, मतलब नंबर हम ले रहे हैं कि 1 लाख अगर आप सेल से बने हुए हैं तो आपके बॉडी में ऊपर अंदर मुंह में आपके आंखों पर मतलब हर जगह मिलाकर के जब मैं बैक्टीरिया काउंट करूंगा आपकी बॉडी पर, तो वो अगर आपके सेल मतलब कि आपका न्यूरॉन, आपका लिवर सेल, आपका पैनक्रियाटिक सेल, ये सब कुछ मिलाकर 1 लाख सेल हैं तो आपके पास 10 लाख सेल बैक्टीरिया के मौजूद हैं। हर एक सेल पर आपकी बॉडी में 10 बैक्टीरिया पहले से मौजूद हैं। ऑब्वियसली वो मास वाइज इतना बड़ा मास वाइज सुपरसीड नहीं करेंगे आपको, बट एज फार एज नंबर आर कंसर्न, नंबर में आपको सुपरसीड कर जाएंगे। 1 लाख आपके सेल हैं और 10 लाख बैक्टीरिया के सेल हैं। हम सभी के माउथ में किसी भी टाइम पीरियड पर, किसी भी वक्त पर इस दुनिया में जितने ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे मुंह में बैक्टीरिया हर समय मौजूद रहते हैं।
अब बैक्टीरिया का नाम जो है इतना बदनाम कर दिया गया है कि लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया है तो कुछ बुरा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर जो ये बैक्टीरिया हैं, ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये हमें अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हम नहीं बना सकते, वो उसका फ़ायदा हमें ये बैक्टीरियाज देते हैं और बदले में हम इन्हें जगह देते हैं रहने के लिए, और खाना भी मिल जाता है इनको हमारी मदद से। तो हमारा पूरा का पूरा गट अब ईगोलाई और हमारे जैसे अच्छे बैक्टीरिया से भरा हुआ है। तो इसीलिए ये जो क्या आखिर अगला क्वेश्चन रहेगा कि आखिर ये ऐसी क्या चीज़ है जो ये हमें देते हैं और हम नहीं बना पाते हैं। तो विटामिन B12, विटामिन के हम लोग नहीं बना सकते हैं और ये हमें ये बैक्टीरियाज देते हैं। अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कोई खतरनाक बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में आ जाए और वो आपको डिजीज़ कॉज करने की कोशिश करे, तो ये बैक्टीरिया जो आपके अपने बैक्टीरिया हैं, वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और उसको हरा देते हैं। उससे भी आपको बाहरी इन्फेक्शन से भी बचाने की में मदद करते हैं ये वाले बैक्टीरिया। तो ओवरऑल मिला के बैक्टीरिया को अगर हम बेकार चीज़ ना समझें, जो कि एक नॉन साइंटिफिक पर्सन जो बैक्टीरिया के बारे में नहीं जानता है, वो बैक्टीरिया को हमेशा एक गलत चीज़ के तौर पर ही ट्रीट करेगा। ओके, जो कि हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे शुरुआत कर रहे हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल, आप चलिए पहले मैं सेल साइकिल का आपको एक मेन आइडिया दे देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि एनसीईआरटी हमें क्या बताना चाहती है। अगर हम देखना चाहें, मैं सेल साइकिल, ऑब्वियसली ये सेल साइकिल एक साइकिल है कि आप एक सेल से दो सेल बनाने की जब ये जर्नी होती है, उसको हम सेल साइकिल बोल देते हैं। अब इस सेल साइकिल में 4 मेन फेज रहते हैं, ठीक है। ये एक तो ये मान लीजिए इस तरीके से मैं 4 फेजेस बना देता हूँ। 4 फेज मेन है। एक फेज है जिसको कि एम फेज या डिवाइडिंग बोल देते हैं, जहाँ पर कि सेल वाकई में एक सेल से दूसरी से धीरे धीरे डिवाइड हो रही होगी। तो ये जो स्टेज है, ये है हमारा एम फेज। ओके, जब ये सेल धीरे धीरे करके डिवाइड हो रही है, ये हमारा हो गया डिवीजन वाला फेज। तो ये तो एक मेन हो गया कि भाई डिवीजन होना है यहाँ पर, तो ये डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन के अलावा जो दूसरा मेन फेज होता है उसको कहा जाता है एस फेज, और एस जो होता है वो स्टैंड करता है सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस के लिए। अच्छा चलिए ये बताइए कि अगर आपके पास 23 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, ओके, तो आप के बच्चे के पास, मतलब कि आपका जो बेटा या बेटी या प्रोजेनी होगी, उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहने चाहिए? उतने ही रहने चाहिए। और अगर आपको इंजरी हो जाए, आपको चोट लग जाए और आपकी सेल्स अगर डिवाइड करें, जो पहली सेल जो डिवाइड करके उस जख्म को भरेगी, वो जो सेल जब डिवाइड कर रही हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी आप उतना ही चाहेंगे कि 46 ही बना रहे। तो चाहे आप बात कर ले मियोसिस की और चाहे बात कर लें आप माइटोसिस की, दोनों का एक काम रहता है। दोनों का काम क्या है? क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना। जब सेल से डिवीजन होकर दूसरी सेल तक बात जाती है तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन करना है, वो माइटोसिस से मेंटेन किया जाता है। किससे? माइटोसिस से मेंटेन किया जाता है। और जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति हो रही होती है, उस टाइम पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन किया जाता है, वो मियोसिस की बदौलत किया जाता है। ये आखिर क्या बला है, आखिर क्यों ऐसा है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी हम जनरल आइडिया ले रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं अपनी सेल साइकिल पे। देखते हैं कि सेल साइकिल में मैंने आपको कहा कि 2 मेन इवेंट होते हैं। पहला इवेंट है कि जब डिवीजन हो रहा होगा, तो ये एक सेल जब 2 सेल में तब्दील हो रही थी, तो ये डिवीजन वाला एम फेज हो गया। अब डिवीजन के बाद आपका ये सेल यहाँ पर तैयार है, बैठा हुआ है, और अब ये सेल साइकिल में जाने के लिए तैयार है। सेल साइकिल में जाने से पहले जो अगला महत्वपूर्ण काम करना है वो है अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसका जो डीएनए का अमाउंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जब ये आगे चल करके 2 सेल में बदले, 2 सेल में डिवाइड हो, तो दोनों सेल्स को बराबर बराबर डीएनए बांटा जा सके। तो मेन इवेंट क्या रहेगा कि डीएनए बनाओ, सिंथेसिस। तो मेन इवेंट है सिंथेसिस करने का, और वो होगा आपका एस फेज में। यहां पर है आपका एस फेज। लेकिन एस फेज से फिर ये पहले जो एक खाली जगह पड़ी है, जिसको कि G1 फेज के नाम से हम जानते हैं, इसकी क्या जरूरत है? तो G1 फेज तैयारी का फेज है। एस फेज में आपका सिंथेसिस होना है डीएनए का, जो कि रेप्लिकेशन जिसको कहा जाता है, कि आपका जो क्रोमोसोम है वो जो अमाउंट ऑफ डीएनए आपके सेल में मौजूद है उसको डबल होना है। अगर उसको डबल होना है तो आपको एंजाइम्स की, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स की, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ेगी।
पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अलग अलग सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टोपोआइसोमरेज की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो मतलब अलग अलग तरीके के प्रोटीन और एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, टोपोआइसोमरेज। लेकिन ये तो तुरंत की तुरंत नहीं बन जाएंगे, इनको बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, और वो जो समय है वो G1 फेज है, इसीलिए इसको गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चल रही है सारी तैयारियां। अब आ जाइए, ये तो हो गया मेन इवेंट एस फेज। दूसरा मेन इवेंट हमने क्या बोला था कि डिवीजन। अब डिवीजन करने के लिए भी आपको अलग अलग तरीके के एंजाइम्स, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, उनको भी आपको बनाने की जरूरत है। और वो कब बनेंगे? वो इससे पहले वाले फेज में बनेंगे, जिसका के नाम हमने G2 गैप 2 या ग्रोथ 2 के फेज, ग्रोथ 2 के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके है बेसिक आइडिया आपका सेल साइकिल का, कि आपका एक डिवीजन वाला मेन फेज होगा और एक डीएनए बनाने वाला मेन फेज होगा। डीएनए बनाने के लिए जो समय चाहिए वो G1 फेज, और डिवीजन करने के लिए जो तैयारी का फेज चाहिए उसको G2 फेज के नाम से जाना जाता है। ये हमने आइडिया ले लिया है बेसिक कि सेल साइकिल होता क्या है। अब आइए फटाफट से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी किस तरीके से आपको इस चीज को समझाना चाहती है। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल आम सी बात है कि सेल डिवीजन से ही हमारा जो सेल नंबर है वो इंक्रीज होता है, इसलिए जरूरी है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल, जब सेल का डिवीजन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। कि जब देखिए यही मैंने बोला, क्या क्या दो चीजें जो मेन है, भाई रेप्लिकेशन होना है डीएनए का, वो कब होगा? एस फेज में होगा। हाँ, एंड द सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस, और सेल का ग्रोथ भी होना है। और सेल का ग्रोथ कब हो रहा है? आपका ये जो G2 फेज गैप 1 फेज है वो ग्रोथ हो रहा है। भाई आप सामान बनाएंगे, एक्यूमुलेट करेंगे अपने अंदर, तो आपका फैलाव बढ़ेगा। वही होता है कि जब सेल बड़ी होने लगती है, वो बड़ी होने का मतलब ही ये है कि वो अंदर अपने प्रोटीन, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाना शुरू कर दिया है। ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। ओके, तीन चीज़ें क्या बोल रहा है? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ। ये है हमारा G1 G2 सेल ग्रोथ, और डिवीजन ये रहा, और रेप्लिकेशन ये रहा। ठीक है, तो हमने तीनों चीज़ें इसमें काउंट कर ली हैं। Hence, have to take place in a coordinated way to ensure correct division and the formation of the progeny cell containing the intact genome। और यही बात हमने अभी तक, इससे पहले हम यहाँ पर जो containing intact genome, कि जो अमाउंट ऑफ जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है द टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, द टोटल सेट ऑफ डीएनए, कि जो भी जितना भी आपका टोटल डीएनए सेल में प्रेजेंट है वो उसका जीनोम कहलाता है। तो आप चाहते हैं कि ये जो जीनोम है वो मेंटेन रहे, और वो किस तरीके से मेंटेन रहेगा? माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। जब माइटोसिस से कब मेंटेन रहेगा? जब सेल टू सेल डिवीजन हो रहा है। मगर जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, तो उस समय पर मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन किया जाता है। कैसे होता है ये? जब मियोसिस शुरू हो रहा होगा तब हम इसको देख लेंगे। The sequence of events by which cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell, and eventually divides into two daughter cells termed as cell cycle। बिल्कुल इसने कोई अलग बात नहीं बोली है, यहाँ पर सेम बात बोल रहा है कि आपका जीनोम को डुप्लीकेट होना है, आपका मतलब कि एस फेज की बात कर रहा है। सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, भाई केवल और केवल डीएनए को तो बड़ा, डीएनए को डबल कर देने से आपका सेल बड़ा नहीं हो जाएगा। आपको अलग अलग तरीके के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग अलग तरीके के एंजाइम्स, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स, अलग अलग चीज़ें जो ज़रूरी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो आपको बनानी पड़ेंगी। तो वो सारा इन सब चीज़ों को मिला करके क्या कहा जाता है? सेल साइकिल कहा जाता है। ऑल्दो cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occur only during the specific stage of cell cycle। देखिए, जहाँ तक के साइटोप्लाज्म के बढ़ने की बात है वो आपका पूरा का पूरा G1 S G2 इस पूरे के दौरान चलता रहता है। लेकिन जब बात कर रहे हैं डीएनए सिंथेसिस की, तो डीएनए सिंथेसिस केवल और केवल एक खास टाइम पर होता है, और वो क्या कहते हैं उसको? एस फेज। ओके, और the replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series of events। और यहाँ पर हमने देखा कि वो आखिर किस तरीके से जो आपने डीएनए को डबल किया है वो डिवीजन के दौरान एक एक प्रोजेनी में आधा आधा बांट दिया जाता है। और आप यही करते हैं, हर बार डीएनए को डबल करते हैं, फिर डिवीजन के दौरान आधा आधा बांट देते हैं। These events are themselves under genetic control। ये अलग अलग कंट्रोल, ऑब्वियसली हर एक चीज़ जो होगी वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होगी।
यहाँ पर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्जन में उसको अच्छे से दिखाया हुआ है। ये है हमारा एम फेज, ये है हमारा एस फेज, G1 और G2 फेज। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल किस तरीके से होते हैं। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, कि एक जो यूकैरियोटिक सेल आप लेते हैं वो ह्यूमन सेल्स इन कल्चर में, एक सेल को हम अगर देखें तो किस तरीके से देख सकते हैं। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर, कि हमारी जो एक सेल है वो लगभग 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती है। और वैसे ये सच नहीं है, क्योंकि हमारी न्यूरॉन सेल जो कि पता नहीं शायद कितने ही सालों में डिवाइड होती है और नहीं भी होती एक बार जब वो मैच्योर हो जाती है। और हमारी जो गट लाइनिंग होती है वो पूरी की पूरी बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके से डिवाइड करती हैं। हमारा आरबीसी 120 दिन का, उनका एक लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 दिन का होता है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी, बहुत वेरी कर सकते हैं, बोला फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल टाइप। यही बोल रहा है कि अलग अलग सेल्स की अलग अलग तरीके से हो सकती है। इस फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट्स, केवल 90 मिनट्स लगते हैं किसको, यीस्ट सेल को। और जो इकोलाई सेल, जो बैक्टीरिया सेल हम लैब में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसको 20 मिनट लगते हैं। इंटरफेस, ठीक है, तो ये तो जी हो गया हमारा एम फेज। ये जो आपने ये देख रहे हैं ये एम फेज हो गया। एम फेज के अलावा जो भी फेज बचता है, ये जो पूरी की पूरी आपकी घड़ी बची, वो सारा का सारा इंटरफेस कहलाती है। और इंटरफेज आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, G1, S और G2, और फिर ये एम फेज हो जाएगा। तो इंटरफेज जो कि बना हुआ है हमारा किस किस से, ये रहेगा हमारा इसमें G1 लगा लीजिए सबसे पहले, फिर S लगा लीजिए, फिर G2 लगा लीजिए, फिर एम फेज आ जाएगा। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, ओके, जब सेल डिवीजन हो रहा है उसको डिफाइन करता है, और द माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। अब इंटरफेज जो डिफाइन करता है वो सारा का सारा 2 एम फेज के बीच के टाइम का है। It is significant to note that in the 24-hour average duration, the cell cycle of human cell divides proper last for only an hour, कि ये जो डिवीजन वाला फेज है 24 घंटे में से 23 घंटे G1, S प्लस G2 रहेगा और 1 घंटे में आपका डिवीजन हो जाएगा। अगर इंटरफेयर लास्ट फॉर मोर देन 95%, और ये जो 3 फेजेस हैं ये 95% उसको मतलब मैटर करते हैं, 95% ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं G2, S और G2, G1, S और G2। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। अब आप अगर एम फेज को भी थोड़ा सा डिवाइड करना चाहेंगे तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। लीजिए आप सेल साइकिल और सेल साइकिल में हो गया हमारा इंटरफेज और एक हो गया हमारा ये एम फेज। इंटरफेज को हम डिवाइड कर सकते हैं हमारा G1 फेज, S फेज और G2 फेज। एम फेज में हमारा जो डिवीजन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि आपका पहले तो होगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कैरियोकाइनेसिस नाम में ही है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, और इसके अलावा रह जाएगा हमारा साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल और केवल, तो जो माइटोसिस है जिसमें एम फेज जो न्यूक्लियस जो डिवाइड होना है उसको अगेन हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो फेजेस होते हैं उनको कहा जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ क्या क्या लिखा है। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम, जिसमें कि क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाएगा और इसे कैरियोकाइनेसिस बोल देते हैं, और यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोल देते हैं। इंटरफेज जो होता है वो यूजुअली कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जिसमें कि इस टाइम के दौरान आपका सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए और अंडर गोइंग फॉर 2 चीज़ें, सेल ग्रोथ में आ गया G1 एंड G2, और डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें क्या आ गया आपका एस फेज। इन ऑर्डरली मैनर द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, G1, S और G2 फेज। G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन, ये हम देख चुके हैं सारी चीज़ें, हम फटाफट बस उसको पढ़ के देखना चाहते हैं। G1 फेज क्या है,
इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मशीनरी चाहिए वो जीवन में बनेगी। ड्यूरिंग जीवन फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी ताकि एंजाइम बना सके एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए रेप्लिकेशन केवल और केवल एस फेज में होगा। As for the synthesis phase, mark the period when the DNA is going to be synthesized. So DNA synthesis or replication takes place in S phase. During this time, the amount of DNA per cell doubles. ये सेल जो है अमाउंट जो DNA है डबल हो जाएगा ताकि M phase में आधा आधा बांट दोगे आप दो सेल के बीच में। If the initial amount of DNA is denoted as to be 2C, then 2C से 4 हो जाएगा, सीधे 2x से 4x हो जाएगा। However, देर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने अभी तक आपने अगर मेरी बात सुनी हो तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा सेम रहेगा। चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। फटाफट से मैं ये मान लीजिए मैंने सेल साइकिल फटाफट से बना दिया। अब तक आपने क्रोमोसोम जब भी बोलते होंगे आपके दिमाग में एक इमेज आती होगी इस तरीके की एक्स बन के कि ये है क्रोमोसोम। अब जबकि ये क्रोमोसोम नहीं है, इसमें अगर देखा जाए तो दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। हमारी क्रोमोसोम की शेप हमारे सेल साइकिल के फेज पे डिपेंड करती है। सबसे मेन वन ऑफ द इस चैप्टर के जो सबसे मेन आइडिया है उसमें से एक आइडिया है ये कि क्रोमोसोम की शेप सेल साइकिल के फेज पे डिपेंड करती है। जब आपका यहाँ पर सेल जब बिल्कुल ताज़ा डिवाइड हुई है उस टाइम पर अगर आप आपका क्रोमोसोम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है आपका क्रोमोसोम। आपका जब डिवीजन हो गया, जीवन में भी आपका क्रोमोसोम ऐसा ही दिखेगा और जब एस फेज आ जाएगा तो आपका क्रोमोसोम दिख जाएगा। मतलब कि ये क्या होगा, ये आपका क्रोमोसोम था, ये अपने आप को डबल करेगा। तो ये अपने आप को डबल इस तरीके से करेगा, अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना देगा बगल में ही। और इस तरीके से आपको जो बचपन से अभी तक एक्स की तरह जो क्रोमोसोम दिखाई देता था वो ये है, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो। तो एस फेज में आपका क्रोमोसोम इस तरीके से दिखेगा। अब G2 फेज है उसमें भी आपका क्रोमोसोम एक ये रहेगा और इसके बगल में भी ये रहेगा। और जब आपका M फेज हो रहा होगा, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, एक सेल में चला जाएगा, दूसरा अलग सेल में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रोमोसोम नंबर तो सेम रख रहे हैं क्योंकि ये भी एक ही क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। आप क्रोमोसोम नंबर सेम रख रहे हैं मगर अमाउंट जो है डीएनए का उसको डबल कर देते हैं। दिस इज द मेन वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। If the cell had diploid, if the cell had diploid or to a number of chromosomes at G1, even after S phase, the number of chromosome remain the same. देखिए यहाँ पर भी ये एक ही क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, अलग नहीं है। दो क्रोमोसोम नहीं हो गए यहाँ पर, यह क्रोमोसोम एक ही है और यह क्रोमोसोम एक है। तो फिर जो पहले जिसको क्रोमोसोम कहा जा रहा था अब उसे क्या कहेंगे, अब उसे कहेंगे क्रोमेटिड। अब उसको कह देंगे ये जो एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसको अब क्रोमेटिड कह देते हैं, क्रोमेटिड। और इसी चीज को इस जीवन में हम क्रोमोसोम कह रहे थे, क्रोमोसोम। इसलिए लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस। ऑब्वियसली एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन होगा इन द न्यूक्लियस में हो रहा है एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियल जो है वो डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में ड्यूरिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रियल का क्या रोल है, क्यों डुप्लीकेट कर रहा है। तो सेंट्रियल जो है अगर आपको याद हो बचपन से जो 10वीं क्लास में जब आप सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो सेल डिवीजन वहाँ पर आपने जो देखा तो एक डिवीजन के टाइम पर आपने इस तरीके की फिगर देखी होगी। ये होता है, यहाँ पर ऐसे क्रोमोसोम लगे होते हैं और इधर की साइड से भी ऐसे, मतलब कि क्रोमोसोम जो है डिवाइड जब हो रहे होते हैं वो इस तरीके के धागे निकलते हैं। वो धागे सेंट्रियोल से निकलते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दो हों, तो एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, है ना। इसलिए ये डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल की बात हो रही है, जिसको कि आगे हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। During the G2 phase, protein synthesis and the preparation of mitosis while the growth continue. Growth continue रहेगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। G2 में आपका प्रोटीन सारे के सारे बन रहे हैं, किसके लिए, डिवीजन वाले के लिए, ठीक है। तो G2 में प्रोटीन बन रहे हैं ताकि माइटोसिस हो सके, ताकि M फेज जो है वो टेक प्लेस कर सके। Some cells in adult animals do not appear to exhibit division. Example, heart cell. हर्ट डिवीजन नहीं हो रहा है। इन
मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, कुछ कभी कभी डिवाइड करती हैं एज नीडेड टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स, जब इंजरी हो जाए या कुछ नई सेल्स चाहिए हो तभी डिवाइड करती हैं. दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर exist in G1 phase to enter an inactive state called as quiescent state. देखिए हमें डिवाइड डिवाइड करने के बाद जीवन में एंटर कर जाएगा तो दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी, तो यहीं से वो बाहर निकल जाते हैं. और ये बाहर निकल के यहाँ जो फेज़ होता है इसको क्वेसेंट, मतलब कि यहीं पे बैठे रहेंगे आराम से, G0 फेज़ बोल दिया जाता है इसको, G0. कहाँ पे? क्योंकि अगर एंड भाग के जीवन में आ गई तो नई साइकिल शुरू हो गई ना, और नई साइकिल तो करना नहीं, बैठा रहना है. तो G0 फेज हो जाएगा. जिन सेल्स को डिवाइड नहीं करना है उनकी बात हो रही है. सेल्स इन द स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, वो डिवाइड नहीं करेंगी, बढ़ेंगी नहीं नंबर में, अनलेस कॉल्ड ऑन, कि जब डिवीजन हुआ, इंजरी हुई, तब सेल्स पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और ग्रोथ फैक्टर बोल सकते हैं कि हाँ अब आप डिवाइड कर लो, ज़रूरत है हमें आपकी, तो वहाँ पर डिवीजन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हम अपना वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं आइए कि आखिर क्यों जो है मैंने बोला था कि अगर सेल के लेवल पे बात हो रही है तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो इंटैक्ट रखा जाएगा माइटोसिस के थ्रू. देखिए ये है हमारा सेल, इसमें ये है हमारा मान लीजिए 46 क्रोमोसोम, और 46 क्रोमोसोम माइटोसिस के थ्रू जब ये चीज़ें डिवाइड होती हैं तो 46 के 46 क्रोमोसोम ही पहुंच जाते हैं इसमें, 46 के 46 भी इसमें. तो ये क्रोमोसोम को बराबर रखने की बात है. अब यहाँ पर क्रोमोसोम मान लीजिए जब ये इसकी सेल साइकिल मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, ये सेल साइकिल थी. सेल साइकिल के दौरान ये जो 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पर अगर आप इस सेल को देखेंगे तो इसमें क्रोमोसोम इस तरीके से दिख रहा होगा. और जब जीवन हो जाएगा तो जीवन के बाद जब एस में जाएगी ये सेल तो उसमें जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को इस तरीके से डुप्लीकेट कर लेगा, और डुप्लीकेट करने के बाद वो दिखेगा भी इस फेज, जो G2 फेज होगा उसमें भी इस तरीके से दिखेगा क्रोमोसोम. और उसके बाद जब एम फेज में जाएगा तो वो एक तो इस सेल में चला जाएगा, अब दूसरे कलर से देख लें, एक तो इस सेल में चला जाएगा और एक क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा. तो इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर बराबर रख लिए हमने. जब सेल डिवीजन होता है तो माइटोसिस के थ्रू जब इंजरी होती है, जब हमको बढ़ना होता है, ग्रो करना होता है, तो हम इस चीज़ के थ्रू क्रोमोसोम के नंबर को बराबर रख सकते हैं. लेकिन मान लीजिए अब बात कर लें एक इंसान की, ये है मेल और ये है एक फीमेल. हम ये जानते हैं कि मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है. ये दोनों जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो एक सेल बनती है जिसको क्या बोलते हैं, जायगोट, और जो आगे जा कर के अलग से चाइल्ड बनता है. ठीक है, इतना पता है. अब इसमें अगर मान लीजिए आपका 46 क्रोमोसोम इसमें है और 46 ही क्रोमोसोम ओवम में है, तो 46 करके तो इसमें तो कितना बढ़ जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो आप नहीं चाहते हैं. आप चाहते हैं कि जितने क्रोमोसोम फादर में थे उतने ही क्रोमोसोम चाइल्ड में भी रहें. तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जो आपका स्पर्म है उसमें 46 से घट करके क्रोमोसोम 23 पहुंच जाए, और इसमें भी फीमेल भी यही करेगी कि 46 से घट करके 23 पहुंच जाए, ताकि 23 जब आपस में जाकर के मिलें दोबारा से 46 बन जाए. तो फीमेल में भी 46, मेल में भी 46 और बच्चे में भी 46. तो आप चाहते हैं कि जब आपके स्पर्म सेल या ओवम जब ये चीज़ें बन रही हों तो उनके जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाए. तो वो जो आधा होगा, ये मान लीजिए हमारी थी स्पर्म मदर सेल, और स्पर्म मदर सेल से जब हमने डिवीजन करके आपका स्पर्म बनाया तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाए, तो ये 46 से 23 जाना चाहिए, और ये 46 से 23 मियोसिस के थ्रू जाएगा. तो अब आपको पता है कि आखिर क्यों मियोसिस और माइटोसिस का दोनों का काम सेम है. दोनों का काम क्या है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करो. माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है सेल के लेवल पे इंजरी जहाँ पे होनी है, और मियोसिस क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने के लिए. ठीक है, तो ये है हमारा आइडिया मेन, जो इस चैप्टर का दूसरा मेन सबसे बड़ा आइडिया है. आगे बढ़ते हैं. माइटोटिक सेल आर ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स. डिप्लॉयड जो होंगी उसमें ये डिप्लॉयड सोमेटिक सेल है, 46 से 46 ऐसे करके बराबर पहुंच गए.
अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। ठीक है, हमारे एनिमल्स में केवल डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स दिखाएंगी माइटोसिस, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में चाहे आपका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो चाहे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आपका माइटोसिस हो सकता है। यहाँ पे मियोसिस की कोई बात नहीं कर रहा है, ये बस हमने समझने के लिए दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिए। फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, प्लांट में हमने देखा था कि 2n से n जाता है, n से फिर 2n जाता है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है चैप्टर 3 आप वीडियोस देख सकते हैं उसके। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज and stage at which mitosis is seen in haploid cell। ओके, तो चैप्टर 3 में जाकर के हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने एम फेज पर, जिसको कि हम छोटा मोटा देख चुके हैं कि भाई नाम देख चुके हैं एटलीस्ट के 4 मेन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तामझाम काम चल रहा होता है। इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्निशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। आपको हर एक कंपोनेंट देखना पड़ेगा कि ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये तब्दील हो रहा है, ये जो डीएनए था वो अब क्रोमोसोम में तब्दील हो रहा है, न्यूक्लियस हट रहा है, वो सारे के सारे जो बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सारी की सारी वो एम फेज में होनी है। Since the number of chromosome in parent and progeny cells is same, okay, पेरेंट्स में और प्रोजेनी सेल्स, ओके, जब इंजरी हुई ये मेन सेल और मेन सेल के हमारी इससे बनेगी प्रोजेनी सेल। तो इसमें भी 46, इसमें भी 46, इसमें भी 46, एंड दैट इज वाई बराबर हो गया ना, इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ओके, अब मियोसिस में क्या हो रहा था, मियोसिस में जो हमारी एक सेल हुआ करती थी वो एक सेल तब्दील हो रही थी, वो जब बना रही थी अगले 4 सेल, तो वो जो 4 सेल थे वो बन रहे थे 23 23 23 23। क्या हो रहा है, आधे हो रहे हैं, तो इसको रिडक्शन डिवीजन बोला जाता था। क्या, रिडक्शन डिवीजन। दो For the convenience, mitosis has been divided into 4 stages of the nuclear division। जो karyokinesis है उसको 4 में डिवाइड कर दिया गया है, वो ये है। It is very essential to understand that cell division is progressive process and very clear cut line cannot be drawn between various stages। ये हमने अपनी सहूलियतों के हिसाब से ये फेजेस बना दिए हैं, कोई इतने पुख्ता अलग अलग फेजेस नहीं होते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, स्पेक्ट्रम है। जैसे कि येलो कोई एक खास स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, वो एक स्पेक्ट्रम है। हमने अपनी मर्जी सहूलियतों के अनुसार उसको वायलेट, इंडिगो, ग्रीन इस तरीके से नाम दिए गए हैं, लेकिन वो चेंज भी हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला फेज है प्रोफेज। तो मेन जो बात रहेगी हमें ये पता करना है कि आखिर जो जितने भी फेजेस हम पढ़ेंगे उस फेजेस के पर्टिकुलर फीचर्स क्या हैं। ओके, तो शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं। प्रोफेज का मतलब में सिंपल होगा, आपका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड, जो उसकी जो पूरी कवरिंग है, लिपिड की जो कवरिंग है वो हटना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो अंदर जो क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, जो खुला डीएनए पड़ा हुआ है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। भाई अब पूरा लंबे धागों को सेपरेट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, वो एंटेंगल हो जाएंगे। आप उसको एक गिर्री पे बांध लीजिए, उसको कंडेंस कर लीजिए। आपने कंडेंस करने के बाद आप आराम से उसको क्रोमोसोम की फॉर्म में आधे एक सेल में भेजे जा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये है बेसिक आइडिया प्रोफेज का। अब देख लेते हैं कि आखिर प्रोफेज इस एनसीईआरटी में क्या कहना चाहता है। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस फॉलोज द एस एंड द G2 फेज। कि भाई जैसे G2 फेज खत्म होगा वैसे आपका प्रोफेज आ जाएगा। अब ऑफ द इंटरफेज मतलब कि S और G2 इंटरफेज के हैं, और जब ये खत्म होगा तो प्रोफेज आ जाएगा। इन द S एंड द G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरट्वाइंड। भाई आपका जो G2 फेज जो नया डीएनए बना है आपका S फेज में, वो इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से उलझा हुआ है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। ये लीजिए पहला पॉइंट आ गया आपके पास कि कंडेंसेशन का इनिशिएशन हो गया ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो जो डीएनए प्लस प्रोटीन पड़ा हुआ था वो क्या है, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन आपका कंडेंस होना शुरू हो रहा है। किसकी क्या बनेगा, क्रोमोसोम। ये हो गया पॉइंट नंबर 1।
The centriole which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards the opposite pole of the cell. देखिए जी, अब S phase में क्या हुआ था कि ये बना देता हूं मैं फटाफट से, ये लीजिए, ये बन गया आपकी सेल साइकिल में ये था हमारा एस फेज में ये थी जो हमारी सेल, इसमें पड़ा हुआ था ये सेंट्रियोल हुआ डुप्लीकेट होकर बन गया 2, और जब 2 बन गया और प्रोफेज की शुरुआत हुई यहाँ पर, और जब प्रोफेज की शुरुआत हुई तो ये एक इस पोल पे जाने लगा और एक इस पोल पे चलाने लगा, तो इसको अलग अलग पोल पे जाने लगा। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। The completion of prophase can be thus marked by the following characteristic event. ये इवेंट के बलबूते हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रोफेज है। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हम देख चुके हैं। टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम स्टार्ट हुआ है, पूरा का पूरा कंडेंस तो मेटाफेज में हो जाएगा, लेकिन यहाँ शुरुआत हो गई है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। ओके, ये बोल रहा है ये कि जी आपका 2 क्रोमेटिड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये है एक क्रोमेटिड और ये है हमारा दूसरा क्रोमेटिड, और ये क्रोमोसोम कहलाएगा हमारा एस फेज में क्रोमोसोम कहलाएगा, ये हमारा G2 में क्रोमोसोम कहलाएगा ये। तो यहाँ ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये यहाँ पर सेंट्रोमियर बोलते हैं, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर, और ये यहाँ पर ये 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड है, ये बोल रहा है। अगली लाइन में कह रहा है कि इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। देखिए जब आपने ये फिगर देखी होगी ना, ये वाली फिगर के जब सेल होती है तो सेल में से ये ऐसे स्पिंडल धागे निकलते हैं एक तरफ से, है ना, ये जो धागे हैं ये अटैच करते हैं क्रोमोसोम को इस तरीके से, तो इनको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। ओके, ये क्या है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ये सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके स्पिंडल फाइबर जो कि अटैच करेंगे क्रोमोसोम पे, और जो जगह जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं उसको बोल देते हैं एस्टर पोल। ये टर्मिनोलॉजीज हैं केवल। द माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर हैं, ये एक खास प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम पिछले चैप्टर जो 8 नंबर चैप्टर में भी देख चुके हैं, साइटोस्केलेटन वाले पोर्शन में। Microtubule, the proteinaceous component of the cell of the cytoplasm help in the process। ठीक है, सेंट्रियोल वो जगह है जहां से स्पिंडल, जहां से ये माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल का काम 10 होते हैं, 10 काम है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक काम माइक्रोट्यूब्यूल कर रहा है उसको स्पिंडल फाइबर का नाम से जाना जाता है, इसलिए और भी बहुत सारे काम करता है, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल ही नहीं बोलते केवल। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म होगा, व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो आपका हम डिस्कस कर चुके थे कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो न्यूक्लियर एनवेलप देखिए हट गया पूरी तरीके से, और हटने के बाद जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि डिवीजन अच्छे से हो पाए, और न्यूक्लियोलस तो चला ही जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस वो पोर्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पर आरआरएनए का सिंथेसिस हो रहा हो। अब यहाँ पर ना तो क्रोमेटिन रहा ना आरआरएनए का सिंथेसिस चालू है, तो न्यूक्लियोलस रहेगा क्या, नहीं ना, तो न्यूक्लियोलस भी नहीं रहा। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज। ओके, अब बढ़ते हैं आगे मेटाफेज। चलिए आ जाते हैं मेटाफेज के ऊपर, और मेटाफेज को डिस्कस कर लेते हैं पहले अपने लेवल पे। अब मेटाफेज की जहाँ तक बात है, हम ये वाला अगर आप देखें तो क्या हो गया था, आपका दोनों के दोनों जो सेंट्रियल थे वो अलग अलग पोल पे जाने की कोशिश कर रहे थे, और उनसे निकल के स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम पे अटैच करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है मेटाफेज में पूरी तरीके से कंडेंस हो चुका होगा, अच्छे तरीके से, ये इस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो पूरा कंडेंस हो चुका है। कंडेंस होने के बाद में ये सारी चीज़ें अपने आप को एक प्लेट जैसी चीज़ पे, मतलब कि एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के एक लाइन में लग जाएंगी, और इसको बोला जाता है मेटाफिजिक प्लेट। और यही है मेटाफेज की सबसे बड़ी खूबसूरती के सारे जितने क्रोमोसोम हैं वो इस तरीके से प्लेट पर आकर के लग जाएंगे, और इस तरीके से स्पिंडल फाइबर से अटैच करके ये आपका एस्टर पोल तक माइक्रोट्यूब्यूल से जा रहे हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा
माइक्रोट्यूब्यूल है लेकिन स्पिंडल फाइबर बोला जाता है इसको, स्पिंडल फाइबर। और ये हमारा क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम को जब आप देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये है आपका एक क्रोमेटिड, क्रोमेटिड है ये दूसरा क्रोमेटिड, इस तरीके से ये रहा, और यहाँ बाहर में आपका एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बोला जाता है काइनेटोकोर। क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर वो प्रोटीन है जिससे कि आपका ये स्पिंडल फाइबर जो है अटैच करता है इस तरीके से, और यहाँ पर भी ये इस तरीके से अटैच करता है। ओके, देखिए आपके जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ प्रोटीन से आपस में जुड़े होते हैं, ये कोहेजन और एडहेशन प्रोटीन होते हैं, इस तरीके से ये कुछ प्रोटीन यहाँ पर लगे रहते हैं, अलग अलग प्रोटीन, और इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में। अब हमको वो हथौड़ा मारने की ज़रूरत है कि आखिर माइटोसिस और मियोसिस के अंदर का डिफरेंस क्या है। तो अभी माइटोसिस को जान लेते हैं। तो माइटोसिस के अंदर एनाफेज पे आकर देखेंगे, अभी मेटाफेज की बात कर लेते हैं। तो ये है मेटाफेज के एट्रीब्यूट्स, और मेटाफेज का एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्टिंग। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एनवेलप, अब न्यूक्लियस का एनवेलप बिल्कुल भी नहीं रहा है, और इसका खत्म होना, न्यूक्लियर एनवेलप का खत्म होना आपका प्रोफेज का खत्म होना को दर्शाता है। द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्रोमोसोम अब बिल्कुल कंडेंस हो चुके हैं, क्रोमोसोम बन चुके हैं। बाय दिस स्टेट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। कंडेंसेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसको देख सकते हैं। दिस देन इज the stage at which morphology of chromosome is most easily studied, कि आपके क्रोमोसोम किस तरीके से दिख रहे हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, डबलेट है, 3 कॉपी बन गई गलती से, या क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, वो सब इजीली स्टडी किया जा सकता है एट दिस स्टेज। और जो देखिए क्या होता है कि एक जब लेडी एक प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके उसका स्टडी किया जाता है, उसमें क्रोमोसोम को देखा जाता है, और वहीं से पता चलता है कि क्या बच्चे को किसी तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर है, कहीं डाउन सिंड्रोम या इस तरीके की बीमारियां तो नहीं है, वहाँ से पता लग सकता है बड़ी आसानी से। तो वहाँ की बात हो रही है कि यहाँ पर कि क्यों ज़रूरी है उस स्टेज पर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, बाहरी रूप से वो किस तरीके से दिखते हैं, इसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है। At this stage, metaphase chromosome is made up of 2 sister chromatids। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये है आपका क्रोमेटिड, और एक क्रोमेटिड ये रहा, दूसरे कलर से मैं लगा बना देता हूँ इसको, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये रहा आपका दूसरा क्रोमेटिड, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर एंड सम प्रोटीन। ओके, तो सेंट्रोमियर तो ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन जिसकी दोनों तरफ काइनेटोकोर प्रोटीन है, और थ्रू आउट लेंथ भी आपके प्रोटीन जो है होते हैं वो अटैच होते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड एज काइनेटोकोर। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन गया आपका काइनेटोकोर। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। बिल्कुल सही बात है, स्पिंडल फाइबर इस पे अटैच कर रहा है इस तरीके से, फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम that are moved into the position at the center of the cell। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए लेके आते हैं। जब एक दूसरे को धक्का देते हुए लेके आते हैं तो इस तरीके से ये एक लाइन में अरेंज कर दिया जाता है, और जब इस लाइन में अरेंज कर दिया जाता है इस लाइन को बोला जाता है मेटाफिजिक प्लेट। ओके, तो hence the metaphase is characterized by the chromosome coming in and lie onto the equator with the one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber। कि यही मेटाफेज की सबसे बड़ी पहचान है कि सारी चीज़ें इस तरीके से आ जाती हैं, काइनेटोकोर से आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होगा और एक प्लेट में सारे क्रोमोसोम लगे होंगे, काइनेटोकोर से अटैच होंगे टू द स्पिंडल फाइबर फॉर्मिंग द ऑपोजिट पोल, जो कि ऑपोजिट पोल पे जाएंगे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड एज मेटाफेज प्लेट। इसको मेटाफेजिक प्लेट बोला जाता है। द की फीचर ऑफ मेटाफेज क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। ओके, बिल्कुल ठीक है, देख लिया हमने। क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव कर गए हैं, एंड गेट अलाइंड, एक अलाइन हो गए हैं, और ऑन टू द अलोंग द मेटाफेज प्लेट, इसको मेटाफेज प्लेट बोला जाता है, थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑन द बोथ पोल, दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर की वजह से। तो ये तो हो गया हमारा मेटाफेज। चलिए अब बात कर लेते हैं एनाफेज की। जब ये बात पुख्ता हो जाए कि बिल्कुल आपने जो है बना दिया है, ये मेटाफिजिक प्लेट बन गई है, उस दौरान ये जो
प्रोटीन है जो हम बात की थी, कोहेजन और एडहेशन प्रोटीन, इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है एक एक क्रोमेटिड को खींचने लगते हैं। अब जब ये खींचने लगते हैं तो यहाँ पर जो टर्म का इस्तेमाल करना है हमेशा, आपने जब एनाफेज को डिफाइन करेंगे माइटोसिस को, तो बोलेंगे आपके लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिट, लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिट होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है, एक क्रोमेटिड एक सेल चला जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरी सेल में चला जाएगा, और आखिर इसमें तो लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिट हो रहा है। और मियोसिस में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। चलिए, ये हो गया एनाफेज की हमारे लेवल की बात। आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। At the onset of anaphase, जब एनाफेज शुरू होता है, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids are now referred to as the chromosome of the future daughter nuclei. जब एनाफेज की शुरुआत हुई तो क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज है मेटाफिजिक प्लेट पे और स्प्लिट करते हैं, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिट करते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, एंड टू डॉटर क्रोमेटिड्स, दो क्रोमेटिड्स जो हैं स्प्लिट करती हैं, नाउ रेफर टू एज द क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल। देखिए क्या बोल रहा है, अब ये ही जो स्प्लिटेड क्रोमेटिड्स हैं वो डॉटर सेल के क्रोमोसोम के नाम से जानी जाएगी। तो जीवन में जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरीके से दिखता है, ठीक है, तो डॉटर सेल का ये क्रोमोसोम बन जाएगा। बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, और दोनों अपने अपनी अलग अलग पोल की तरफ जाते हैं। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, the chromosome, the centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind। और देखिए कि खींच किसको रहा है, सेंट्रोमियर वाले काइनेटोकोर वाले पोर्शन को खींच रहा है, तो वो मेन तो काइनेटोकोर आएगा और उसके पीछे पीछे भागते हुए उसकी आर्म्स आती हैं, तो वो ये बोल रहा है। थस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए ये इस तरीके से भागती हुई आर्म दिख रही है ना आपको दोनों, followed by centromere split, okay, centromere split and chromatid separate, और chromatid जो है अलग अलग चले जाएंगे। chromatid moves to opposite pole, दोनों opposite pole की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज ऑब्वियसली टीलो अलग अलग जो पोल बन जाते हैं। अब क्या है, अब आपको दोबारा चीज़ें रिस्टोर करनी है, आपको न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से तैयार करना है। अब एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड टू देयर रेस्पेक्टिव पोल, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं। अब दे स्टार्ट टू डीकंडेंस, अब डीकंडेंस स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और पूरा ऐसे क्रोमेटिन मेशवर्क की तरह आपका न्यूक्लियस में फैल जाएंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन द मास इनटू द टू पोल्स। अब वो इस तरीके से अलग अलग दो पोल्स में अपने कलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको टीलोफेज बोला जाता है। क्रोमोसोम क्लस्टर, उसके फीचर्स क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोर एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट। अब ये अपने अलग अलग उसमें चले जाएंगे, अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे ताकि अलग अलग सेल्स बना सकें। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स, अब न्यूक्लियर की जो कवरिंग है वो आना शुरू कर देती है। क्रोमोसोम क्लस्टर, अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, जो क्रोमोसोम के क्लस्टर है उसके जो पूरा का पूरा गुच्छा है उसके चारों तरफ बनना शुरू कर देता है। न्यूक्लियोलस, अब देखिए जब क्रोमोसोम से वो वापस क्रोमेटिन की फॉर्म में आएगा तो दोबारा से वो पोर्शन एक्सपोज हो जाएगा जहाँ पर क्या RNA का सिंथेसिस होना है, तो न्यूक्लियोलस वापस आएगा, गोल्जाई बॉडी वापस आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें क्योंकि अब सेल को अपनी नॉर्मल बायो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रीगेन करना है, तो इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें दोबारा से वापस आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस वाला पोर्शन, जिसमें कि हमारा डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का। अब हमको डिवीजन करना है सेल का, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का, जिसको कि साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो अब शुरू करते हैं हम अपना साइटोकाइनेसिस वाला पोर्शन। माइटोसिस, ओके ये ले लेते हैं। माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, माइटोसिस केवल और केवल जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ था उसको अलग करना ही उसका काम नहीं है, उसको डॉटर सेल में डालना ही केवल उसका काम नहीं है, जिसको कि कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो कैरियोकाइनेसिस तो कर दिया, लेकिन पूरे के पूरे सेल को भी तो डिवाइड करना है अभी, और उसी को साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द सेपरेट प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस।
तो ये साइटोकाइनेसिस करना है। एट द एंड ऑफ विच द सेल डिवीजन इज कंप्लीट, और उसके बाद ही सेल डिवीजन को कंप्लीट माना जाएगा। इन एनिमल सेल्स, अब ये देखिए साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है ना वो एनिमल्स और प्लांट में दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। सो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड इन प्लांट्स। तो एनिमल्स में क्या होता है कि बाहर की तरफ से ऐसे, जब बाहर की तरफ से ऐसे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू होता है, और ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स बनती हैं इस तरीके से, उसकी वजह से ये इस तरीके से, और ये पास जाती रहती हैं और अल्टीमेटली ये 2 सेल में तब्दील हो जाता है। ये बाहर से अंदर की तरफ होता है, ओके। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ, ये ऐसे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है अंदर से बाहर की तरफ, और वो 2 सेल्स को अलग करती है। चलिए ये तो हो गया हमारा पार्ट। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। ओके, इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फुरो, ओके। ये जो फुरो ग्रूव बन रहा है ये चीज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन रहा है। द फुरो ग्रेजुअली डीपन्स, ये धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ जाता है, एंड अल्टीमेटली जॉइंट्स, और बाद में जुड़ जाता है जिससे कि 2 सेल बन जाएंगे। सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2, और सेल साइटोप्लाज्म जो कि पहले 1 था अब 2 में तब्दील हो गया है। प्लांट सेल्स हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। अब सेल वॉल इतनी फ्लेक्सिबल तो है नहीं जो आप उसको बाहर से अंदर की तरफ करें, तो अंदर से बाहर की तरफ सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू होता है। देयरफॉर they undergo cytokinesis by different mechanisms. अब प्लांट सेल में क्या अदर मैकेनिज्म है कि वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, अंदर सेंटर से वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एंड ग्रो आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ आता है। मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, और लेटरल वॉल से मिलता है, और आपका इस तरीके से जो एक साइटोप्लाज्म था वो 2 साइटोप्लाज्म में बदल जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल begins with the formation of new precursor called as cell plate, और इसको सेल प्लेट बोला जाता है। that represent the middle lamella, और मिडिल लैमेला अगर आपको याद हो कि 2 सेल वॉल अगर होती हैं जिस तरीके से, ये एक सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है, इन दोनों के बीच में जो एक लेयर होती है उसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, ओके। तो लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल। तो जो ये सारे ऑर्गेनल होते हैं वो ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो आधे इधर रह जाते हैं, आधे एक सेल में चले जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म काइरोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज द रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स कंडीशन अराइज, कि भाई अब कैरियोकाइनेसिस में के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिशियम। अब फंगस में यही होता है। अब फंगस में क्या हो रहा है, फंगस में आपका जो सेल डिवाइड करता जाता है इस तरीके से, ये एक नॉर्मल सेल है और डिवाइड करता रहेगा, लेकिन डिवाइड करने के बावजूद अब उसमें सेल का पूरी तरह से डिवीजन नहीं होता है, तो ये सिंसिशियम स्टेट बोला जाता है इसको। सिंसिशियम या सिनोसिटिक, ये 2 नाम होते हैं इसके, ओके। एग्जाम्पल आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, कोकोनट का जो पानी है वो एंडोस्पर्म होता है, और वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, वो केवल फ्री न्यूक्लियाई हैं, फ्री एक साइटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा, और साइटोप्लाज्म में घूमते हुए उसमें न्यूक्लियसेस हैं बहुत सारे। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, क्या क्यों चाहिए हमें माइटोसिस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे तो आपका ग्रो करने के लिए चाहिए, आपको इंजरी को रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए। इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड में देखते हैं हम। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स में जो होता है उसमें सम सोशल इंटेक्स हैप्लॉइड कैन आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, जिनमें कि माइटोसिस हो सकता है लोअर इंसेक्ट और प्लांट्स में। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो फिलोसफिकल बात है वो हम पहले देख चुके हैं कि माइटोसिस कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, जब हम ये वाला पोर्शन कर रहे थे, ये वाला यहाँ वाले पोर्शन में जो बातें हैं वही है सिग्निफिकेंस माइटोसिस का। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और एक ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में क्या अहमियत है इसकी। आर यू अवेयर ऑफ द सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स, क्या आपने जहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा हो। माइटोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल, कि माइटोसिस से अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड डॉटर सेल मिलेगी, अगर
अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलेगी विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्पोनेंट। देखिए एक तो पार्ट हो गया कि एकदम आइडेंटिकल कि वो होगी कि जब डिवीजन होने के बाद जो न्यूक्लियस है जो डिवाइड हुआ है वो आइडेंटिकल है, दोनों में जो डीएनए है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल डीएनए। ओके, और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये दो उसके सिग्निफिकेंस दो जो अभी तक हुए। अब द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, अब ग्रोथ भी मल्टीसेलुलर में इसकी वजह से होती है। सेल ग्रोथ रिजल्टिंग इन डिस्टर्बिंग रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब सेल ग्रोथ का जो रेशियो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है, सो बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट मतलब कि मेंटेन रहना चाहिए। उसके लिए अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। बिल्कुल, सेल रिपेयर के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जो सबसे जो डेड लेयर है, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, ये सारी जो है, एंड द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ये जो वो सेल हैं जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं और बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करने के बाद इनका लाइफ स्पेन जो है कम होता है, तो जल्दी जल्दी डिवाइड कर जाती हैं। अब माइटोटिक डिवीजन इज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं, देखिए स्टेम सेल, स्टेम, मेरी स्टेम सेल, ये यहाँ से मिलने जुले शब्द हैं जिसका मतलब होता है वो सेल जो प्लांट की स्टेम सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। The apical and the lateral cambium result in continuous growth of plant throughout their life। और ये जो एरिया होते हैं जिसमें कि लेटरल कैम्बियम जो कि हम प्लांट वाले चैप्टर में देखेंगे, और एपिकल मतलब कि टॉप पर ये वाला पोर्शन, और लेटरल कैम्बियम जो कि अंदर तने में यहाँ पर जो होते हैं, जिसकी वजह से गर्थ मतलब कि जो उसकी चौड़ाई है वो बढ़ती है प्लांट की, वो कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके